हेलो फ्रेंड्स, जर्नी टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया यानी भारत में आर्थिक नियोजन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और प्लानिंग कमीशंस, नीति आयोग, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम लोग डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन और जितने भी 5 ईयर्स प्लान है यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। एक साइड मैंने पैरामीटर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन यानी कि किस किस बेसिस पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने लिख रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल क्लाउड यानी कि वित्तीय स्थिति में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें जो धन आवंटित होता है, जो फंड्स आवंटित होता है, जो फंड्स एलोकेट किया जाता है वो नीति आयोग के पास नहीं होता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पावर है फंड एलोकेट करने का वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होता है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास होता है। नीति आयोग तो करता क्या है? तो नीति आयोग केवल एडवाइजरी बॉडी यानी कि सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अच्छा, तो प्लानिंग कमीशन का क्या था? तो प्लानिंग कमीशन जो है वो जो है मंत्रियों और राज्य सरकार को धन आवंटित करता था। मतलब उसके पास इतना पावर था कि वो फंड्स को, जो फंड होता है हमारा, उसको एलोकेट वो कर सकता था मंत्रियों के यानी मिनिस्टर्स को और स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, मेंबर्स की बात करें अगर हम, तो नीति आयोग में 4 फुल टाइम मेंबर्स यानी कि 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन में जो लास्ट कमीशन देखा गया उसमें 8 फुल टाइम मेंबर यानी कि 8 पूर्णकालिक सदस्य थे। अगर हम बात करें इसमें अंशकालिक सदस्य यानी कि पार्ट टाइम मेंबर्स की, तो ये जरूरत के हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है जितना जरूरत होती है। अब स्टेट्स रोल यानी कि राज्य की भूमिकाएं क्या है उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि नीति आयोग में राज्य की भूमिका क्या है और प्लानिंग कमीशन में। तो नीति आयोग में कुछ ना कुछ रोल, कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाना रहता है राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था उसमें राज्य की भूमिका नहीं रहती। उसमें जो है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और आपका एनुअल इंटरेक्शन यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद और वार्षिक सहभागिता ही जो है इसमें अपना रोल निभाती थी, अपनी भूमिका निभाती थी। मेंबर सेक्रेटरी यानी कि सदस्य सचिव जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इसके बारे में। जो नीति आयोग के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं उन्हें सीईओ कहा जाता है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उन्हें किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो उन्हें पीएम के द्वारा चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और जो आपके प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरीज होते थे उन्हें जो यूजुअल प्रोसेस यानी कि सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। अब हम लोग सारे 5 ईयर्स प्लान्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे यानी कि सारे पंचवर्षीय योजनाओं को। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में सारे मेन पॉइंट यहाँ पर जो है लाया है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्लान, पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ? तो 1951 से 1956, 1951 से 1956 तक। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रखा गया वो 2.1% का रखा गया और एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ? 3.6% का। और ये किस मॉडल पे बेस्ड था? तो ये हेरोड-डोमर मॉडल पे बेस्ड था। किस मॉडल पे? हेरोड-डोमर मॉडल। इसमें फोकस किस पर किया गया, केंद्र किस पर किया गया, केंद्रित क्या हुआ इसमें? तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, प्राइस स्टेबिलिटी मूल्य स्थिरता, पावर शक्ति एंड ट्रांसपोर्ट और परिवहन पर ध्यान दिया गया। किस पे ध्यान दिया गया? एग्रीकल्चर पर यानी कृषि पर, प्राइस स्टेबिलिटी मूल्य स्थिरता पर, पावर शक्ति पर और ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन पर ध्यान दिया गया। ये योजना जो है क्या बोलते हैं, अपने अंतिम 2 वर्षों में मुख्य रूप से अच्छी फसल के कारण एक सफल योजना बनी। जैसे देखिए ना, इसका ग्रोथ रेट इतना अच्छा दिख रहा है। इन्होंने टारगेट रखा 2.1 और इनका ग्रोथ हो गया 3.6% का। तो ये जाहिर सी बात है कि इनका जो प्लान था ये सक्सेसफुल हुआ। जब इनका प्लान सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि इनकी अच्छी फसल हुई। एग्रीकल्चरल जो इनका कहें कि जो एग्रीकल्चर में इनका मतलब हुआ फायदा, उसी के कारण इनका जो एक्चुअल ग्रोथ है वो ज़्यादा हुआ।
अच्छा, और इसमें क्या क्या इस चीज़ें हुई, इसमें इनका अचीवमेंट, इस प्लान का अचीवमेंट क्या था। तो मुख्य यानी जो कुछ है हमने उसको इम्पोर्टेंट जो है वो हमने लिख रखा है। जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 1953 में, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली एंड हीराकुंड प्रोजेक्ट आर रिजल्ट ऑफ फर्स्ट, यानी भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड परियोजना इसी पहली योजना यानी फर्स्ट प्लान के परिणाम यानी रिजल्ट हैं। कौन क्या क्या चीज़, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली और हीराकुंड प्रोजेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड प्लान की तरफ, द्वितीय पंचवर्षीय प्लान। इसमें टारगेट ग्रोथ रखा गया 4.5% का और एक्चुअल कितना ग्रोथ हुआ 4.27% का। इसको हम लोग महालनोबिस नाम से भी कहा जाता है, महालनोबिस योजना के नाम से भी कहा जाता है। ये किसके नाम पर कहा गया, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, महालनोबिस। तो इसलिए उन्हीं के नाम पे इस योजना को रख दिया गया कि महालनोबिस प्लान इसे कहा जाएगा। इसमें फोकस किस पर किया गया, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तीव्र औद्योगिकरण पर इसमें जो है फोकस किया गया, केंद्रीकृत किया गया। और विदेशी ऋण के माध्यम से इसमें भारी आयात किया गया यानी कि ह्यूज इम्पोर्ट्स किया गया थ्रू फॉरेन लोन्स। और इस योजना में क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट हुई, तो इसमें जो है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील प्लांट, आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव्स की एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब आपका आता है थर्ड प्लान। ये कब से कब तक चला, 1961 से 1966 यानी से 1961 से 1966 तक। इसमें टारगेट ग्रोथ रखा गया 5.6% और एक्चुअल ग्रोथ हुआ कितना 2.84%। इनकी इतनी कम जो ग्रोथ हुई उसका कारण इसमें मैंने मेंशन कर रखा है। तो क्या है, इसमें फोकस किस पर किया गया था, सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाने में भारत को, और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी यानी स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इसमें जो है फोकस किया गया भारत को। एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दी गई, यानी कि एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई। क्यों, ताकि वो एक्सपोर्ट को और इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, यानी कि निर्यात को और उद्योग को समर्थन दे सके। इसमें जो है कंप्लीट फेल्योर हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि जो चाइना वार था, चाइनीज एग्रेशन यानी कि जो चीनी आक्रामकता था 1962 में हुआ, और इंडो पाक वार यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वार था वो 1965 में हुआ, और सूखा भी पड़ गया 1965 से 1966 में। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आई, तो जो इनका एक्चुअल ग्रोथ था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया। अब इनकी अचीवमेंट, इस थर्ड प्लान की अचीवमेंट क्या है उसको जानते हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट, उसके बाद आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI बैंक 1964 में आया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम 1965 में आया, एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी यानी कि कृषि कीमत आयोग। अच्छा, उसके बाद आपका है 3 एनुअल प्लान आता है 1966 से 1969 तक के लिए। इसे हम लोग प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जब हुई तो प्लान हॉलीडे घोषित किया गया। इसमें क्या किया गया, एक नई कृषि रणनीति लागू की गई, यानी कि इसका जो फोकस था वो एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी बनाया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें जो है क्या किया जाता था कि उच्च उपज देने वाली, यानी कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका कहें कि हमारा फसल उगे, वो सारी चीज़ें, उस सारी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की सीड्स दी जाने लगी, फर्टिलाइजर्स यानी कि आपके उर्वरक दिए जाने लगे, और सॉइल कंजर्वेशन भी इसमें किया गया, यानी कि जो मिट्टी का संरक्षण है वो भी सारी चीज़ें इसमें फोकस किया गया, यानी कि केंद्रित किया गया। इसने जो है आगे की योजनाबद्ध विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हुआ क्या था, जब आपका ये 1961 से 1966 वाला जो प्लान था, थर्ड ईयर प्लान था, उसमें क्या हुआ, जब ये इंडो चाइना वार हो गया, उधर एक तरफ फिर आपका पाकिस्तान वार हो गया, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद किसी ने फिर हिम्मत नहीं जुटाई कि हम 5 ईयर प्लान लागू करें। तो इन्होंने क्या किया, एनुअल प्लान लाना शुरू कर दिया। तो 3 एनुअल प्लान आता है और इसे हम लोग प्लान हॉलीडे यानी हॉलीडे प्लान भी बोलते हैं, यानी हॉलीडे योजना, अवकाश योजना या योजना अवकाश भी बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें जो है अचीवमेंट हुई, तो इसमें लीड बैंक योजना किसके रिकमेंडेशन पर, किसके सिफारिश पर आई, तो नारीमन कमेटी की सिफारिश पर आई। और 1966 से 1967 में इसमें जो है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत इसी में होती है, 3 एनुअल प्लान यानी कि हॉलीडे प्लान में होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कब होता है ग्रीन रेवोल्यूशन की, हॉलीडे प्लान में होता है। उसके बाद आपका 4th प्लान यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना,
ये कब से कब तक चला, 1969 से 1974 तक। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रखा गया वो 5.7% का रखा गया और जो एक्चुअल ग्रोथ आया वो 3.30% का आया। इसमें फोकस यानी कि केंद्र पे किया गया, तो इसमें जो फोकस किया गया वो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट यानी कि जो उसकी वृद्धि दर है उसको बढ़ाने पे किया गया, ताकि और जो सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स, जैसे इंडस्ट्रीज के हो गए, आपके एक्सपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा ग्रो कर सकें। क्योंकि एग्रीकल्चर जब ग्रो करेगा ना तो सारी चीज़ें एक साथ, आपकी इंडस्ट्री सेक्टर हो गई, एक्सपोर्ट भी आप ज़्यादा कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें फोकस किया गया कि हमारा एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे, ताकि हम और सारे जो सेक्टर्स हैं उनको हम जो है सपोर्ट कर सकें, एक तरीके से सहायता प्रदान कर सकें। जो इसमें फर्स्ट 2 ईयर्स था, पहले 2 वर्ष थे इसके, उसने जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पादन देखा। लेकिन जो लास्ट के 3 ईयर्स थे उसमें जो है मानसून के कारण, हम कहें या खराब मौसम के कारण इसकी माप नहीं हो पाई, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत कम प्रोडक्शन हुआ, अच्छी ग्रोथ नहीं हुई। इसलिए इनका ग्रोथ रेट जो फाइनल ग्रोथ रेट बना 5 प्लान में, मतलब 5 वर्ष में, 5 ईयर्स में, वो क्या हुआ, कम हो गया। इनका अचीवमेंट क्या क्या था, तो इन्होंने नेशनलाइजेशन, मतलब इनके समय में क्या हुआ, इस समय में क्या हुआ, 4th प्लान में क्या हुआ, मतलब 4th पंचवर्षीय प्लान यानी कि 4थे पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक कब हुआ, 1969 में हुआ। न्यूक्लियर एग्जामिनेशन यानी कि न्यूक्लियर परीक्षण कहाँ, स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में है, 1974 में किया गया। ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम लाया गया। क्यों ड्राट प्रोन, क्योंकि इसके पहले जो था वो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, अभी मैंने बात की ना 3rd उसमें, तो इसलिए इसमें जो है सूखा, ये DPAP लाया गया यानी कि ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 से 1974 तक। उसके बाद इसमें एक नारा दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ। ये पूछता है एग्जाम में कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा कब दिया गया, तो ये जो है 4th पंचवर्षीय प्लान यानी कि 4थे पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे 5th प्लान यानी कि 5वां पंचवर्षीय योजना। ये चला 1974 से 1979, 1974 से 1979 तक चला। इसमें टारगेट ग्रोथ जो रखा गया वो 4.4% का रखा गया और एक्चुअल ग्रोथ जो हुआ वो 3.8% का हुआ। ये जो है बनाया गया यानी कि तैयार किया गया और लॉन्च किसके द्वारा किया गया ये प्लान, तो ये DD धर के द्वारा किया गया। इसमें फोकस किस पर किया गया, गरीबी दूर करना यानी कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, और सेल्फ रिलायंस को अटेन करना यानी कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। और इसमें क्या देखा गया कि जो हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ यानी कि बचत, घरेलू दर में वृद्धि की उच्च दर, आय का बेहतर विवरण और महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई। ये प्लान जो है 1978 में टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि जब पहले किसी और की गवर्नमेंट थी, उसके बाद जनता, मतलब कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रहती है पहले, फिर उसके बाद जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, लेकिन वो टिक नहीं पाती। अब 1978 से जनता पार्टी क्या करती है, वो सोचती है कि हम अपना प्लान 5 ईयर प्लान लागू करेंगे। उसने 1979 से घटा करके इसका टाइम, इसको 4 वर्षों का बना दिया था, 1978 तक कर दिया। लेकिन उनकी गवर्नमेंट जब आती है तो वो टिक नहीं पाती हैं, 2 वर्ष टिक पाती हैं, यानी 1978 से 1980 मतलब 1980 तक ही उनका चल पाता है। तो जब फिर दोबारा से कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो क्या करती है, उनके 2 ईयर प्लान को 1 कर देती है, मतलब जो 5th प्लान में इंक्लूड कर देती है 1 साल को, यानी कि जो 1978 से 79 तक था उसको ला करके इसमें जो है इन्होंने इंक्लूड कर दिया 5th प्लान में। और जो 1 साल बना उसको भी हम बताएंगे कि क्या नाम दिया गया, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये प्लान टर्मिनेट हो जाता है। और जो स्टार्टिंग किसकी हुई इसमें, यानी शुरुआत किसकी हुई, न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974 में शुरुआत किया गया। और किसका एस्टेब्लिशमेंट, किसकी स्थापना हुई, एरिया ग्रामीण बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 को हुई। इसमें काम के लिए अनाज विनिमय यानी कि अनाज से एक्सचेंज होता था, काम करोगे आप तो आपको अनाज दिया जाता था, और अंत्योदय योजना इसमें शुरू किया गया। रोलिंग प्लान, ये मैंने भी बात की ना 1978 से 1980, मैंने बताया था कि जनता गवर्नमेंट आती है और 1978 से 83 तक वो अपना प्लान बनाती है, लेकिन वो टिक नहीं पाती है, उनका गवर्नमेंट टिक नहीं पाता, केवल 2 साल तक टिक पाता है। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट होती है वो दोबारा पावर में आ जाती है 1980 में, और अपना इसको रोलिंग प्लान का नाम दे देती है। फिर अपना डिफरेंट प्लान तो लॉन्च करती है, डिफरेंट प्लान लॉन्च करती है, अलग योजना, उसका नाम 6th प्लान यानी कि 6वां पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक
इसका टारगेट दिया गया। टारगेट ग्रोथ इसका था 5.2% और एक्चुअल ग्रोथ इसका आया 5.66%। फोकस इसमें किया गया था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि यानी कि नेशनल इनकम में इंक्रीज करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का आधुनिकरण, और एंज्यूरिंग कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन पॉवर्टी यानी गरीबी और बेरोजगारी में, और मतलब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूअस कमी लाना यानी कि रिडक्शन लाना, और पॉपुलेशन कंट्रोल करना यानी कि हम कहें जनसंख्या नियंत्रण करना, किसके माध्यम से? फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन के माध्यम से। इसमें क्या क्या लाया गया? तो इसमें स्टार्ट किया गया IRDP, और आपका आया गया नेशनल रूरल डेवलपमेंट यानी IRDP आपका हो गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरुआत किया गया यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास द्वारा करके इनका शुरुआत किया गया। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरुआत किया गया यानी कि RLEGP शुरुआत किया गया। कब? 1983 में यानी कि ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और क्या शुरुआत किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया 6 बैंक का, राष्ट्रीयकरण 6 बैंक का और किया गया, और नाबार्ड का और एक्सिम बैंक का शुरुआत किया गया, और ट्राइसेम का। उसके बाद आपका 7th प्लान आया, 7वां पंचवर्षीय योजना। ये 1985 से 1990 तक चला। इसमें जो है टारगेट ग्रोथ रखा गया 5.2% का, और एक्चुअल ग्रोथ हुआ कितना? 6.01% का। फोकस इसमें क्या रखा गया कि जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है यानी कि जो खाद्यान्न हम लोग जो खाते हैं उसका जो प्रोडक्शन है उसमें हम लोग क्या करें? तेजी से ग्रोथ करें। और क्या? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर है उनको बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, और इसमें क्या देखा गया कि ये प्लान जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। और इसमें क्या क्या चीज़ें, जो चीज़ें लाई गई, इसमें स्पीड पोस्ट लाया गया, स्पीड पोस्ट मैनेजमेंट आया। कब आया? ये कभी कभार पूछ लेता है कि स्पीड पोस्ट मैनेजमेंट कब आया, तो 7वें पंचवर्षीय योजना में आया, 1986 में आया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कपार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना हुई। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी का फुल फॉर्म द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना 1989 में, और नेहरू रोजगार योजना 1989 में आता है। फिर आपका 2 ईयर प्लान यानी कि आपका 2 साल फिर आता है 1990 और 1992 में। जो 8th प्लान है उसको 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यानी कि राजनीतिक अनिश्चितता आ जाती है। इसके लिए कारण जो है इसको जो है 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है? CDB का कहें कि स्थापना होती है। CDB की स्थापना, CDB का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और क्या इसमें अनाउंसमेंट होता है और इसमें जो घोषणा की जाती है आर्थिक सुधारों की, और यहीं से अब आर्थिक सुधार शुरू होता है भारतीय इकोनॉमिक में यानी इंडियन इकोनॉमी में। 8th प्लान, उसमें क्या फोकस किया गया? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन के विकास पर। और इसी समय में क्या हुआ कि जो इंडिया है, जो भारत है आपका, वो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी बन गया। और 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत भी की गई। 9th प्लान आता है इसके बाद आपका, वो चला आपका 1997 से 2002 यानी 1997 से 2002। टारगेट ग्रोथ इसमें रखा गया 6.5%, एक्चुअल ग्रोथ 5.35%। फोकस क्या किया गया कि 8% GDP ग्रोथ, GDP का जो ग्रोथ रेट है उसको 8% रखा जाए, 8% रखा जाए। और जो गरीबी है आपका, उसको गरीबी का रेशियो, जो पॉवर्टी का रेशियो है उसको 5% यानी कि गरीबी अनुपात में 5% की कमी लाई जाए। और जो हाई क्वालिटी के एम्प्लॉयमेंट है, उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार है, वो प्रदान किया जाए। और प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन माने जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जैसे होती है ना सबसे छोटे क्लास की शिक्षा, उसको हम लोग प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। तो प्राइमरी शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन तक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल एक्सेस। और क्या किया गया? यानी कि सब पढ़ें एक तरीके से समझ लीजिए। और रिडक्शन इन जेंडर गैप्स इन लिटरेसी यानी साक्षरता में लिंग अंतराल में कमी। होता था पहले ना कि जो गर्ल्स होते थे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, केवल बॉयज़ पढ़ते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें फोकस किया गया कि ऐसा ना होने पाए। साक्षरता जो लिटरेसी है उसमें लिंग अंतराल यानी कि जो जेंडर गैप्स है उसमें कमी आए, उसमें रिडक्शन आए। जो 10th प्लान आया आपका 2002 से 2007 तक चला, और इसमें जो टारगेट ग्रोथ रखा गया वो 8% का रखा गया।
एक्चुअल ग्रोथ हुआ कितना, वो 7.7% हुआ। फोकस इसमें क्या था कि जो पर कैपिटा इनकम है जो आपका, वो 10 सालों में उनकी दोगुनी, ये 10 डेज मैंने लिख दिया है, गलत हो गया है, 10 ईयर्स रहेगा यहाँ पे। 10 सालों में उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है उसको डबल करना, और क्या क्या करना, और फॉरेस्ट और ट्री कवर्स यानी जो पेड़ पौधे और वन हो उसको 25% तक बढ़ा देना, 2007 तक जाते जाते 25% बढ़ा देना। और जितने भी पॉल्यूटेड रिवर्स हैं, प्रदूषित नदियां हैं, सभी को साफ करना, और जितने भी गांव हैं उनमें जो है पीने के पानी का निरंतर पहुंचाना, ये इसका प्लान रखा गया। 11th प्लान आया 2007 से 2012। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रखा गया वो 9% का रखा गया, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ वो 7.8% का हुआ। इसमें फोकस किस पर रखा गया, इसमें जो रिडक्शन क्या किया गया, इसमें फोकस रखा गया कि जो एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो शिक्षित लोग हैं और बेरोजगार हैं, मतलब उनमें जो है कमी लाया जाए, मतलब उनको रोजगार प्रदान किया जाए जो शिक्षित लोग हैं। तो उसमें ये रखा गया कि 5% की कमी आनी चाहिए। और क्या किया गया, जितने भी अर्बन वेस्ट वाटर हैं, यानी कि जो शहर के, हम बोले कि शहर के जो नदियों के पानी हैं उनको साफ किया जाए। और क्या, एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया जाए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। और जो WHO की स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी है, वो सभी जो प्रमुख शहर हैं यानी बड़े सिटीज़ हैं आपके कहें, वहाँ की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए, उस मानक, उस स्टैंडर्ड तक जो है हम लोग लाएं। और क्या इसमें सोचा गया कि जो लिटरेसी रेट है इंक्रीज करें, उसको हम किसके लिए, जो 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा के अब हैं उसको हम लोग 85% तक लिटरेसी रेट को इंक्रीज करें। होता क्या है ना कि ये जो गाँव में बच्चे होते हैं काफ़ी पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने का भी जो है इसमें प्लान किया गया। लास्ट आपका आता है 12th प्लान, ये 2012 से 2017 तक के लिए चुना गया, लेकिन 2015 में आपका नीति आयोग आ जाता है। फोकस इसमें क्या किया गया था, फास्टेस्ट सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबसे तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास पर इसमें जो है फोकस किया गया, केंद्रित किया गया। और क्या इसमें सोचा गया कि जो गरीबी है हमारे इंडिया में, पॉवर्टी है, उसमें 10% का रिडक्शन यानी कि 10% की कमी आनी चाहिए। और जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उसको जो है कम से कम 90% भारतीयों को हमें प्रोवाइड करना है, प्रदान करना है, यानी कि जो 90% भारतीय हैं उनको बैंकिंग सेवा हमें पहुंचाना है चाहे जैसे। और जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट रेट है यानी कि घरेलू विकास दर है उसको 8% बढ़ाना। और जो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश है वो कितना होना चाहिए, लगभग जीडीपी का हमारे 38.7% यानी 38.7% जीडीपी का होना चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च बॉक्स में जर्नी टू सक्सेस लिखिए, हमारे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।